नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने दोष की एक सीरीज शुरू की हुई है और उस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं गंडमूल दोष की। गंडमूल दोष, जिसे हम मूल भी कहते हैं, नॉर्मल भाषा में कहा जाता है कि ये बच्चा मूलों में पैदा हुआ है। तो आज हम इस मूल की, इस गंडमूल दोष की बात कर रहे हैं। तो ये मूल या फिर ये गंडमूल क्या होता है? देखिए, यदि बालक, बच्चा अगर 6 नक्षत्रों में, जिसको कहते हैं अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, अगर इन 6 नक्षत्रों में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कि यह बच्चा मूलों में जन्म लिया है या इस बच्चे की जन्म पत्री में गंडमूल दोष है। और इनमें से अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र, इनके स्वामी होते हैं केतु, और हमारे अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र, इनके स्वामी होते हैं बुध। तो ये सारे नक्षत्र हमारे गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। अगर आप या आपका बच्चा इनमें से किसी नक्षत्र में जन्मा है, खासकर चंद्रमा इन नक्षत्रों की शुरुआत या अंत की डिग्री पर होता है, मतलब नक्षत्रों की शुरुआत की डिग्री या फिर अंत की डिग्री पर होता है, तो कुंडली में गंडमूल दोष होता है। अब अगर बात करें कि क्या होता है ये गंडमूल दोष, अगर बच्चे ने इस नक्षत्र में जन्म ले लिया है, अगर बच्चे की जन्म पत्री में ये दोष है, तो क्या इससे अशुभता आएगी? क्या होगा? उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेना अशुभ नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे का जन्म मूलों में हुआ है या गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो वह अशुभ ही है, ये बालक के साथ अब कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो ऐसे बच्चे बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, मेहनती भी बहुत होते हैं और दूसरे बच्चों की तुलना में ये बहुत ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं और कर भी लेते हैं। पर इनमें से कुछ विशेष चरण, मतलब जिनका जन्म कुछ विशेष चरण में हुआ है, वही अशुभ माने जाते हैं। जैसे कि अश्विनी, मघा और मूल के जो पहले चरण में हुए हैं, वो बच्चों के लिए अशुभ माना जाएगा। उनके लिए माना जाता है कि ये गंडमूल अशुभ हैं। या अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के अंतिम चरण में जो बच्चे होते हैं, उनके लिए माना जाता है कि यहाँ आपके लिए मूल अशुभ हैं, इनमें जन्म अशुभ फलदायी माना जाता है। तो हर गंडमूल नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति पर इसका नकारात्मक असर नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया। पर जब यह दोष अशुभ रूप में सक्रिय हो जाते हैं अगर जन्म पत्री में, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं कि अगर गंडमूल दोष हमारी जन्म पत्री में है, अगर जो मैंने बताया है जैसे कि अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है या अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के अंतिम चरण में जन्म हुआ है, तब तो ये गंडमूल हमारे जन्म पत्री में अशुभ हो गए, मूल अशुभ हो गए। तब हमें इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, हम ये देखते हैं। पर उपाय से पहले हम ये भी देख लें कि इनके प्रभाव क्या पड़ेंगे। उपाय तो करेंगे ही, पर प्रभाव भी देख लेते हैं कि क्या पड़ेंगे। देखिए, बचपन से इसमें क्या होता है, बच्चों को आप पहचानेंगे तो और कैसे पहचान सकते हैं, या आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि बच्चों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप बचपन से ही देखेंगे कि आपके सामने चुनौतियां आए जा रही हैं। बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, चुनौतियां किस तरह की, जैसे आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि बच्चा बिना वजह रो रहा है, यूं ही चिड़चिड़ा हो रहा है, दूसरे को देख करके खुश नहीं हो रहा। कोई बच्चा आ गया तो भी वो थोड़ा इरिटेट, चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको देख करके ही रो रहा है। कुछ बेचैनी रहेगी, उसको इनसिक्योरिटी रहती है बच्चों के अंदर में, और बच्चों के अंदर नींद की समस्या भी रहती है। तब भी आप इन सब चीजों से एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं ये मूलों में तो नहीं हुआ है ना, मूल और इसके अशुभ तो नहीं है, इनसे अंदाजा लगा सकते हैं आप।
और अगर बात करी जाए कि पारिवारिक या आर्थिक स्थिति की, कि कैसी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति रहती है अगर आप मूल में पैदा हुए हैं, मूल में आपका जन्म हुआ है, तो देखिए आपके माता पिता से आपकी दूरी रहेगी। मतभेद कराता है उनसे यह, अगर आपका जन्म इन नक्षत्र में हुआ है और अशुभ चरण में हुआ है, तो यह आपके लिए आपके माता पिता से दूरी कराता है, बहुत मतभेद कराता है, यहाँ तक कि बच्चे और माता पिताओं में कभी बनती ही नहीं है। जन्म के तुरंत बाद परिवार में किसी ना किसी सदस्य की बीमारी या फिर हानि हो जाती है, मतलब उसको अच्छा खासा नुकसान हो जाए, या फिर कोई सदस्य आपका घर में बहुत बीमार हो जाए, इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है अगर आपके घर में कोई बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, इन मूलों के नक्षत्र में पैदा हुआ है। आपके घर में अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो जाए धन का, इस तरह की स्थिति भी आ जाती है। जीवन आपका पूरा अनस्टेबल रहेगा अगर आप मूलों के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए हैं। मेहनत के बावजूद आप कितनी भी मेहनत कीजिए, पर मेहनत के बावजूद आपको बार बार असफलता ही मिलेगी अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। करियर और भावनाओं में स्थिरता की कमी रहती है, मतलब आपका करियर भी स्टेबल नहीं होगा और आपके इमोशंस भी स्टेबल नहीं रहते हैं, आप समझ ही नहीं कर पाते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ रहती है अगर आपका जन्म अशुभ मूल नक्षत्रों में हुआ है। विवाह संतान के सुख में भी देरी देते हैं। आपको एक ना अनजाना सा डर रहता है, आपको समझ ही नहीं आता, चिंता रहती है, बस टेंशन है। किस बात की टेंशन है ये शायद आपको नहीं पता, पर चिंता रहती है, सोचते हैं, ओवर थिंकर रहते हैं। इस तरह की स्थिति भी आपकी जन्म पत्री में नजर आती है अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और अशुभ चरण में हुआ है तब। अगर इन लक्षणों को अक्सर लोग बाग मानसिक समस्याओं जैसा भी समझ लेते हैं, मतलब ये लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं किसी और के साथ में कि ये सारी चीजें उसके साथ हो रही हैं, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, वो थोड़ा बावला सा लगने लगता है। तो दूसरे लोग इनको अक्सर कर मानसिक समस्याओं जैसा भी समझ लेते हैं कि इसको कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो गई है। कई बार इनकी जड़ हमारे कर्म और जन्म नक्षत्र से जुड़ी होती है, लेकिन किसकी, ये जो हमारी मानसिक समस्याएं हैं या जो इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले गिनाई है, ये सारी समस्याएं हमारे कर्म और हमारे जन्म नक्षत्र से जुड़ी होती हैं। अब देखिए हर नक्षत्र की अपनी ऊर्जा होती है। ये जो मैंने अभी आपको नक्षत्र बताए हैं जो मूल नक्षत्र में आते हैं, 6 नक्षत्र, इनकी सभी की अपनी ऊर्जाएं हैं और ये ऊर्जा इस दोष को अलग अलग तरह से प्रभावित करती हैं। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं, ये क्या करते हैं, क्या इनका केतु का है स्वभाव तेजी, अचानक से तेजी और शुरुआत का प्रतीक होते हैं ये। यहाँ पर आपको दोष, उतावलापन और सिर से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। मतलब अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और अगर अशुभ चरण है तो आपके साथ ये समस्याएं रहेंगी कि आप हमेशा स्पीड में रहेंगे आप, ठीक है। शुरुआत का आपका मतलब स्टार्टिंग तो आपकी हो जाएगी लेकिन आप उसको ठीक से काम तो कर नहीं पाएंगे, ये सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। बहुत जोश के साथ आप एक शुरुआत कर रहे हैं लेकिन वो काम आप खत्म कर पाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये सिचुएशन आपके साथ रहती है अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है। आपको सर से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, जैसे हम बुध जिस नक्षत्र के स्वामी हैं, तो यह आपको थोड़ा गहरा अंतर्ज्ञानी और ऐसी ऊर्जा होती है इस नक्षत्र की। आपके अंदर ज्ञान बहुत होता है, आप बहुत डीप सोचते हैं, इस तरह की एनर्जी वाले नक्षत्र आपको देता है। लेकिन दोष से भावनात्मक अस्थिरता और मां से मतभेद भी कराता है। मतलब अगर यह अशुभ चरण में हुआ है तो यह आपको जो इमोशंस हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उनमें स्टेबिलिटी नहीं देता और आपकी मां से मतभेद करा देता है अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। अब बात करते हैं अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है जिसके स्वामी होते हैं केतु। तो देखिए केतु ये है राजसी नक्षत्र और इस नक्षत्र से जो दोष लगता है वो ये लगता है कि आपके अंदर अहंकार आ जाता है।
बुजुर्गों से आप अनबन करने लगते हैं। मतलब बड़े बुजुर्ग जितने हैं, अगर वो आपको कोई अच्छी बात बता रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप उनसे लड़ने ही लगेंगे। आप उनकी बात को सुनेंगे ही नहीं और ना ही समझने की कोशिश करेंगे। बस आप उनको सिरे से उनको अनबन करने लगेंगे, उनका अपमान करने लगेंगे। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। पर अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, इसके स्वामी भी बुध ग्रह ही होते हैं, तो अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये वो नक्षत्र है जो आपको लीडरशिप क्वालिटी देता है। मतलब आप लीडर बन सकते हैं एक अच्छे। लेकिन अगर यहाँ पर दोष आ जाता है नक्षत्र का, तो ये आपको अकेलापन, आपको घमंड देता है। आप गलतफहमी के शिकार होने लगते हैं। आपके दोस्त बहुत सारे हैं, पर उसके बाद आप ये महसूस करेंगे कि मेरा अपना कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको घमंड दे देता है, एक अकड़ दे देता है आपके अंदर। आपके अंदर इतना घमंड हो जाता है कि दोस्त तो आपके साथ सब कुछ है, लेकिन एक होता है ना कि जिससे आप अपना मन की बात कर सके, वैसा आपके पास कोई नहीं होता और आपको गलतफहमियां बहुत हो जाती हैं। इस तरह का ये स्वभाव देते हैं अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है और दोष के साथ हुआ है। अब अगर बात करें मूल नक्षत्र की, जिसके स्वामी होते हैं केतु, तो केतु इसके स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर ये आपको आध्यात्मिक भी बना सकते हैं, पर परिवर्तनकारी भी बना सकते हैं आध्यात्मिक के साथ साथ। पर अगर आपका जन्म इसमें दोष के उसमें हुआ है चरण में, तब दोष का मतलब कि उस चरण में हुआ है जब आपका दोष लगता है, मूल दोष, गंड मूल दोष लग रहा है, तो ये आपको हानि देंगे, दुख देंगे, आपको आपकी पहचान पर भी आपके संकट लेकर आ जाएंगे। यह नक्षत्र में जन्मे लोगों के साथ अगर गंडमूल दोष लग रहा है तो। अब अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं, तो ये आपके अंदर करुणा और रचनात्मकता लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये इसी के प्रतीक हैं। करुणा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है आप लोगों की। लेकिन अगर वही चीज कि दोष लग रहा है, गंडमूल दोष लग रहा है, तो ये आपके जीवन में दिशा की कमी कर देते हैं। मतलब दिशाहीन जीवन रहता है, आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं ये नहीं पता, कोई लक्ष्य, कोई एम नहीं रहता आपकी लाइफ में। सफलता में भी आपको देरी होती है क्योंकि आप ढंग से मेहनत ही नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां लेकर आते हैं। ये तो रही उन 6 नक्षत्रों की बात कि उनकी क्या ऊर्जाएं रहती हैं, और अगर आपके जन्म पत्री में उनसे दोष लग रहा है, गंडमूल दोष लग रहा है, तो किस तरह की स्थिति आपने अपने जीवन में फेस करी है। अब देखते हैं कि गंडमूल दोष के उपाय क्या है, क्योंकि देखिए ज्योतिष भाग्य को मानता है पर मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। मतलब यही कि अगर इसमें समस्या है ज्योतिष में तो समाधान भी है। तो अगर आपको गंडमूल दोष आपकी जन्म पत्री में है तो इसकी एक शांति पूजा होती है। तो यार ये शांति पूजा एक बहुत ही प्रभावी अनुष्ठान होता है जो इस दोष के अशुभ प्रभावों को कम कर देता है। ये पूजा बहुत प्रभावशाली होती है, जिसको हम जन्म के 27वें दिन करते हैं। मतलब अगर बच्चे का जन्म 1 तारीख को हुआ है और पता चला है कि भाई वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, गंडमूल दोष है उसकी जन्म पत्री में, तो हम 27 दिन बाद फिर से वही नक्षत्र जब पुनः आता है, जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ है बालक, हम उसी टाइम उसी नक्षत्र में जब फिर से आएगा, 27 दिन बाद वह नक्षत्र पुनः आता है, तब हम मूल शांति की पूजा करते हैं। और अगर हम, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं जान पाए, नहीं कर पाए, किसी ज्योतिष ने नहीं बताया हमें, या हम नहीं दिखा पाए किसी ज्योतिष को, तब क्या करें? अब अगर ऐसा हो गया कि हमने नहीं कर पाई तब पूजा, 27 दिन बाद हम पूजा नहीं कर पाए हैं, तो कोई बात नहीं, आप ज्योतिष से पूछ करके कोई और शुभ मुहूर्त ले सकते हैं और उस टाइम में आप उस नक्षत्र से संबंधित पूजा कर सकते हैं और अपने गंड मूल को, अपने मूलों को शांत कर सकते हैं। इसे हम मूल शांति की पूजा बोलते हैं। तो तब आप ये पूजा कर सकते हैं। वैसे इसके अन्य उपाय भी हैं, जैसे बुधवार को दान देना, दया कार्य करना, मतलब कहीं ना कहीं कोई जानवर हो या कोई गरीब आपको दिख रहा है तो उनको दान दे देना। इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं बुधवार के दिन।
आप बुध और केतु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इन नक्षत्रों के स्वामी बुध और केतु ही हैं। तो देख करके कि आपके उसमें गंडमूल दोष किस ग्रह से लग रहा है, किस नक्षत्र से लग रहा है, उसके स्वामी कौन है, और तब आप बुध या केतु के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नवग्रह मंदिर जो है वहां के दर्शन आप जरूर करके आइए अगर आपकी जन्म पत्री में गंडमूल दोष है तो। वैसे पन्ना रत्न भी धारण करने की सलाह दी जाती है, पर वह ये आप अपनी जन्म पत्री दिखाइए और तब आप धारण कीजिए। पितृतर्पण और श्राद्ध ये भी जरूर कराना चाहिए अगर आपकी जन्म पत्री में गंडमूल दोष है, मूल दोष है तो। देखिए, जिंदगी की आंधियां अक्सर संयोग नहीं होती हैं, वे जन्म के समय लिखी गई खगोलीय छाप होती हैं। और गंडमूल दोष आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि यह आपको चेताता है कि आपके रास्ते को सही करने का समय है। ज्योतिषी उस अदृश्य एमआरआई की तरह से होता है जो दिखाता है कि आपकी आत्मा किन गांठों में बंधी हुई है, और जब आप सही उपाय करते हैं तो भाग्य की दिशा बदल जाती है। तो दर्शकों, आशा करती हूं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बहुत बड़ा हौसला देती है और हमारे मनोबल को बढ़ाती है। यही आपका प्यार और सहयोग हमें लगातार प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और बेहतर जानकारीपूर्ण और खास वीडियो लेकर के आते रहें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है और हमारे प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो जुड़िए हमारे इस एस्ट्रो सारथी के परिवार के साथ और ज्ञान, ज्योतिष और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठाइए। धन्यवाद।